हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईयर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 25 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 24 तक का कवर कर लिया गया और उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। और हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, पर सभी सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। ठीक है, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। ठीक है, और बिस्मार्क के बारे में जानिएगा। बिस्मार्क बिस्मार्क को विश्व का लौह पुरुष कहा जाता है। बिस्मार्क को विश्व का लौह पुरुष कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विश्व का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क लगाइएगा। विश्व का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को विश्व का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको और बिस्मार्क का तुलना किया जाता है किससे? लौह पुरुष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को पोगाड़ा की भूमि कहा जाता है? किस देश को पोगाड़ा की भूमि कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार को। याद रखें, म्यांमार को पोगाड़ा की भूमि कहा जाता है। म्यांमार को पोगाड़ा की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए थाईलैंड को किसका देश कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो लगाइएगा थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है? कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से चलता है। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से इंस्टाग्राम भी चलता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवान। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ किस देश में है? बोत्सवान में है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संसद में विधेयक आमतौर पर किस समय पेश किए जाते हैं? संसद में विधेयक आमतौर पर किस समय पेश किए जाते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन अवकाश के तुरंत बाद। भोजन अवकाश के तुरंत बाद संसद में विधायक आमतौर पर पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की दी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि अनुच्छेद 17 के तहत किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद तहत के दिया जाता है। ठीक है, और अस्पृश्यता का अंत किसके तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 17 के तहत दिया जाता है। और पूछा जाए अनुच्छेद 18 के तहत किसे दिया जाता है? अपराधियों का अंत, उपाधियों का अंत होगा। ठीक है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। और अनुच्छेद 20 के तहत किसे दिया जाता है? अनुच्छेद 20 के तहत किसे दिया जाता है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण किसके तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 20 के तहत। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्र किसका नाम है? इंद्र किसका नाम है? ऑप्शन ए है मिसाइल का, ऑप्शन बी है पायलट रहित यान का, ऑप्शन डी है सी है रडार का, ऑप्शन डी है युद्ध टैंक का। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रडार का। याद रखिएगा इंद्र किसका नाम है? रडार का नाम है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ओलंपिक खेलों में के झंडों में हरा वृत्ति किस महाद्वीप के प्रतीक है? ओलंपिक खेलों के झंडों में हरा वृत्ति किस महाद्वीप के प्रतीक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ओलंपिक खेल के झंडों में हरा वृत्ति किस महाद्वीप के प्रतीक है? तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रतीक है। और पूछा जाए कि यूरोप के कौन सा झंडा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नीला। यूरोप के कौन सा झंडा प्रसिद्ध है? नीला। ठीक है। और पूछा जाएगा एशिया का कौन सा झंडा प्रसिद्ध है? तो पीला लगाइएगा। एशिया का कौन सा झंडा प्रसिद्ध है? पीला। और अफ्रीका का पूछा जाए तो अफ्रीका का बताइएगा काला। ठीक है। अफ्रीका का काला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस अहमद को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? सम्राट अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और हुसैन को सम्राट अशोक अकबर ने ही हुसैन को किस उपाधि दी? तो बताइएगा हुसैन को कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी। कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी। कलम की उपाधि किसको दी? पूछा जाएगा एग्जाम में कि कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी गई, किसको दी गई? तो बताइएगा मोहम्मद हुसैन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 9 करा कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीलावती। याद रखिएगा लीलावती जो है ऐसा रचना है जिसका जो सम्राट का नहीं है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन कौन है? रत्नावली भी है, नंगानंद है और प्रियदर्शिका है। और एग्जाम में पूछा जाए लीलावती किसका रचना है? तो बताइएगा किसका रचना? भास्कराचार्य का लीलावती रचनाकार है। ठीक है। भास्कराचार्य का लीलावती रचनाकार है। और पूछा जाए कि सम्राट हर्ष को किस नाम से कहा जाता है? सम्राट हर्ष को किससे कहा जाता है? शिलादित्य भी कहा जाता है। शिलादित्य भी सम्राट हर्ष को कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा शिलादित्य भी। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ? गुप्त को। ऑप्शन नंबर सी गुप्त को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। और पूछा जाए एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बताइएगा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। जो कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? कहाँ है? तो बताइएगा नालंदा में, बिहार में नालंदा में। ठीक है। बिहार के नालंदा जिला में। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर में शेर शाह सूरी का मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? तो बताइएगा 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, संबोधित किया था। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नाम से पुकारा था? महात्मा के नाम से। ठीक है। महात्मा के नाम से किसने कहा था महात्मा गांधी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है।
और एग्जाम में पूछा जाए कि और मिस्टर चर्चिल के द्वारा किस क्या क्या नाम से पुकारा गया महात्मा गांधी को, तो बताइएगा नंगा फकीर के नाम से पुकारा गया। नंगा फकीर के नाम से किससे पुकारे महात्मा गांधी को? मिस्टर चर्चिल ने नंगा फकीर के नाम से मिस्टर चर्चिल के द्वारा पुकारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा पर। याद रखिएगा नाभिकीय विकिरण से मानव के शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? त्वचा पर। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? रक्त की थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। याद रखिएगा फाइब्रोनोजेन रक्त के थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि रक्त का थक्का किससे बनता है? तो याद रखिएगा फिब्रिन, फिब्रिन से और किससे बनता है? फिब्रिन से और रक्त रुधिराणु के मिलने से बनता है। रक्त रुधिराणु के मिलने से बनता है। रुधिराणु के मिलने से बनता है। क्या बनता है? तो रक्त का थक्का। क्या बनता है? रक्त का थक्का। फिब्रिन से और रक्त के रुधिराणु से के मिलने से बनता है रक्त का थक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 16 क्या करा? क्वेश्चन में 16 करा जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यपालिका भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यपालिका भाषा कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का राजभाषा या कार्यपालिका भाषा कौन सी है? तो उर्दू लगेगा। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। याद रखा 1911 में। याद रखिएगा 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का जन गण मन है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसको कितना समय, इसको गाने में कितना समय लगना चाहिए? 52 सेकेंड। याद रखिएगा 52 सेकेंड में गाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18 करा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एंड रेस्ट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एंड रेस्ट किसने कहा था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एंड रेस्ट कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए बाल गंगाधर का तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बताएगा 1856 में। 1856 में बाल गंगाधर का तिलक का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था बताइएगा? तो मृत्यु हुआ था 1920 में। 1920 में इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? पूछा जाए जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या हुआ आप लोग बताइएगा, लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस भाग में, इसका वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 में है,
भाग 4 में है, अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद बताइएगा। अनुच्छेद बताइएगा 36 से 51 में है, 36 से 51 में है, ठीक है। और पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 करा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई है। संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। 33 अन्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा, नोट पॉइंट कर लीजिएगा। और पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रावधान में किया गया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन किस अनुच्छेद में किया गया था? तो बताइएगा 124 में, अनुच्छेद 124 में, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लय गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लय गुण नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार झील एक लय गुण नहीं है। पेरियार झील एक लय गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, बताइएगा उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा में चिल्का झील है। आप पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? केरल में है। केरल में पेरियार झील स्थित है। या पूछा जाए कि पेरियार झील एक कैसा झील है? तो कृत्रिम झील लगाइएगा। पेरियार झील एक कैसा झील है? कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा, भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। भारत के समय, विभाजन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 23 करा, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। याद रखिए संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 करा, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है। पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है। और पूछा जाए कि पुष्यभूति ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बताइएगा पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने ही, ठीक है, पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। और पूछा जाए कि हर्ष कितने सालों की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था? तो बताइएगा 16 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था। 16 वर्ष के उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था। और कब बैठा था? 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में इसने राजगद्दी पर बैठ गया था। मात्र 16 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठा था। और पूछा जाएगा हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो बताइएगा थानेश्वर। थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। और वर्तमान में कहाँ थे? फिर बाद में कहाँ बना दिया गया था? कन्नौज। याद रखेगा कन्नौज में बाद में बना दिया गया था, ठीक है। और पूछा जाए हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बताइएगा बाणभट्ट। याद रखिएगा बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा, सब नोट पॉइंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 25 करा, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले के दीवाने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि मयूर सिंहासन के किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो बताइएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, ठीक है। मयूर सिंहासन के में
किसने ईरान ले गया था, मयूर सिंहासन को किसने ईरान ले गया था? तो बताइए नादिर शाह ने। नादिर शाह ने ईरान ले गया था। मयूर सिंहासन को किसने ईरान ले गया था? नादिर शाह ने। कब ले गया था? और 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को ईरान ले गया था। और पूछा जाए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बताइएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक था। ठीक है। और पूछा जाए एग्जाम में कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो बताइएगा बादल खान ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। बादल खान ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये सब नोट पॉइंट कर लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।